हेलो फ्रेंड्स, कीबोर्ड सेगमेंट के पिछले 4 एपिसोड्स में मैंने आपको बताया कीबोर्ड के अलग अलग टाइप्स के बारे में, अलग अलग कीज के बारे में, अलग अलग लेआउट्स के बारे में, साथ ही साथ समझाया टाइपिंग स्पीड का कॉन्सेप्ट और बताया टाइपिंग स्पीड डेवलप करने वाले कुछ ट्रिक्स के बारे में। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो लिंक आपको कोने में मिल जाएगा। मैंने कीबोर्ड का एक अलग प्लेलिस्ट बनाया है, सो प्लीज चेक इट आउट। दोस्तों, क्या आपके मन में कभी ये सवाल आया है कि कीबोर्ड किस तरह से काम करता है? अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं, पर अगर आया है तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कीबोर्ड किस तरह से काम करता है, कीबोर्ड के अंदर क्या होता है, खोल के दिखाने वाला हूँ इस कीबोर्ड को और झांकने वाला हूँ लैपटॉप कीज के नीचे। दोस्तों, मेरा नाम है नील और आप देख रहे हैं टेक टुगेदर। चलिए शुरू करते हैं, लेट्स गो। दोस्तों, कीबोर्ड का हर एक की एक स्विच है और किसी भी स्विच में हमारे पास 2 या उससे ज्यादा कांटेक्ट पॉइंट्स होते हैं। मान लीजिए A और B। जब भी हम स्विच को दबाते हैं तो ये 2 कांटेक्ट पॉइंट्स आपस में जुड़ जाते हैं, जिससे कि हमारा सर्किट कंप्लीट हो जाता है। इस तरह के स्विचेस को कहा जाता है एनो स्विचेस, यानी कि नॉर्मली ओपन स्विचेस। एक दूसरे टाइप का स्विच होता है एनसी स्विचेस, यानी कि नॉर्मली क्लोज्ड, जिनके बारे में इस वीडियो में मैं बात नहीं करने वाला, क्योंकि लगभग सभी कीबोर्ड्स इस टाइप का यानी कि एनो टाइप के स्विचेस का ही यूज करते हैं। शुरुआत के दिनों में कंप्यूटर कीबोर्ड्स का कोई स्टैंडर्ड साइज नहीं होता था। अलग अलग कंप्यूटर मॉडल्स में अलग अलग कीबोर्ड्स को डिजाइन किया जाता था। कुछ कीबोर्ड्स तो कंप्यूटर के बॉडी के साथ ही अटैच्ड होते थे। कीज दिखने में किसी डोरबेल जैसे होते थे और इतने सारे कीज को ऑर्गेनाइज करके उनकी वायरिंग करने के बाद कंप्यूटर का साइज किसी वॉशिंग मशीन या फ्रिज जितना बड़ा हो जाता था। फिर 1981 में IBM ने अपने PC यानी कि पर्सनल कंप्यूटर्स के लिए एक कॉम्पैक्ट कीबोर्ड को लॉन्च किया, जिसका नाम था F टाइप कीबोर्ड। इस F टाइप कीबोर्ड में कीज के नीचे एक स्प्रिंग होता था और स्प्रिंग के साथ एक कॉन्टैक्ट प्लेट अटैच किया जाता था, कुछ इस तरह से। और हमारे कॉन्टैक्ट पॉइंट्स यानी कि A और B इसी के नीचे रहते थे, कुछ इस तरह से। नाउ की दबाने पर ये स्प्रिंग बेंड होता था और ये कॉन्टैक्ट प्लेट ट्विस्ट होकर इन 2 कॉन्टैक्ट्स को आपस में जोड़ देता था, जिससे कि सर्किट कंप्लीट हो जाता था, कुछ इस तरह से। नाउ F टाइप कीबोर्ड्स ज्यादातर हिस्सा उसका मेटल का बना होता था, जिसके कारण ये कीबोर्ड महंगे भी थे और भारी भी थे। तो 1984 में IBM ने एक नए कीबोर्ड को लॉन्च किया, जिसका नाम था M टाइप कीबोर्ड। नाउ काम करने का तरीका बिल्कुल सेम था, फर्क सिर्फ इतना था कि इस कीबोर्ड के मेटल पार्ट्स को बदल दिया गया मोल्डेड प्लास्टिक से, और ये जो कॉन्टैक्ट प्लेट था और उसके साइज को कम कर दिया गया और स्प्रिंग के कॉइल्स को कम कर दिया गया, जिससे कि कीबोर्ड ज्यादा हल्का और सस्ता हो गया। धीरे धीरे यही साइज और लेआउट पर्सनल कंप्यूटर्स के लिए एक स्टैंडर्ड बन गया। फिर जब प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स का इजाद हुआ तो हमें एक बिल्कुल नए तरह का कीबोर्ड मिला, जिसका नाम था मेम्ब्रेन कीबोर्ड। इस तरह के कीबोर्ड में कीबोर्ड के की के नीचे एक पिस्टन या फिर बीम होता था और उसके चारों तरफ रहता था हमारा स्प्रिंग, कुछ इस तरह से। ठीक इसके नीचे फिल्म सर्किट्स के 2 लेयर रहते थे, A और B, जिनके बीच में एक सेपरेटर होल रहता था, कुछ इस तरह से। की दबाने पर ये पिस्टन इन 2 लेयर्स को आपस में जोड़ देता था, जिससे कि हमारा सर्किट कंप्लीट हो जाता था। मेम्ब्रेन कीबोर्ड्स बहुत ही सस्ते और हल्के थे, पर ये बिल्कुल टिकाऊ नहीं थे, क्योंकि ये पिस्टन बार बार यूज होने के कारण इन 2 फिल्म्स को बर्बाद कर देता था। दूसरा बात है कि F टाइप कीज से उलट इन कीबोर्ड्स में स्प्रिंग को बेंड नहीं किया जाता था, स्क्वीज किया जाता था। तो ज्यादा यूज होने वाले कीज के स्प्रिंग लूज हो जाते थे और कम यूज होने वाले की स्प्रिंग्स पर धूल और नमी के कारण जंग लग जाता था, कीबोर्ड जैम हो जाता था कभी कभी, या फिर कीबोर्ड से घटिया किस्म का नॉइज आता था। डिमांड थी एक ऐसे कीबोर्ड की जो कम नॉइज करे, सॉफ्ट हो, स्मूथ हो। इसी कमी को पूरा किया रबर डोम स्विचेस ने। नाउ रबर डोम कीबोर्ड्स में होता यही था कि पूरा का पूरा की आपका रबर का बना होता था, इस तरह से, या फिर इसके ऊपर कोई प्लास्टिक का की कैप रहता था। अंदर का हिस्सा खाली स्फीयर की तरह होता था और इसी स्फीयर की ऊपर की तरफ एक कंडक्टिंग कार्बन का लेयर होता था, कंडक्टिव कार्बन का, और इस स्फीयर के नीचे एक प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पर
हमारे कांटेक्ट पॉइंट्स बने होते थे ए और बी। नाउ की दबाने पर ये कंडक्टिव कार्बन का लेयर इन दो कांटेक्ट पॉइंट्स को जोड़ देता था, जिससे कि सर्किट कंप्लीट हो जाता था। नाउ रबर डोम कीबोर्ड्स सॉफ्ट थे, स्मूथ थे, कम नॉइज करते थे, पर फिर भी उनकी कुछ खामियां थी। सबसे पहली बात तो ये रबर के बने होते थे, तो इसीलिए ज्यादा टेम्परेचर पे या फिर ज्यादा यूज होने पर ये जल्दी खराब हो जाते थे। की के ऊपर जो लेटर्स या सिंबल्स बने होते थे वो जल्दी मिट जाते थे, और रबर हाथों के धूल और ऑयल को इजीली एब्जॉर्ब करके काला पड़ जाता था। नाउ ये दो टाइप के कीबोर्ड्स आपको कहीं पे भी नहीं मिलेंगे सिवाय म्यूजियम के, पर रबर डोम कीज का यूज अभी भी होता है छोटे छोटे पॉकेट कीबोर्ड्स में, कैलकुलेटर्स में, टीवी रिमोट्स में आप उनको यूज देख सकते हैं। हालांकि आजकल रबर डोम में रबर की जगह सिलिकॉन का यूज किया जाता है, जो कि ज्यादा टिकाऊ है। दोस्तों बात करते हैं मॉडर्न कीबोर्ड्स की, तो रबर डोम स्विचेस में एक प्रिंटेड सर्किट बोर्ड का यूज होता है यहाँ नीचे, जिसके ऊपर हमारे कॉन्टैक्ट्स बने होते हैं। तो टीवी रिमोट, कैलकुलेटर या फिर लैंडफोन जैसे डिवाइसेस में, छोटे डिवाइसेस में इनका यूज करना बहुत ही आसान है। पर एक फुल साइज कीबोर्ड बनाने के लिए एक बहुत बड़े प्रिंटेड सर्किट बोर्ड का यूज करना पड़ेगा, जिससे कि कीबोर्ड भारी भी होगा और महंगा भी होगा। तो कॉस्ट कम करने के लिए रबर डोम कीज और मेम्ब्रेन कीबोर्ड्स का एक कॉम्बिनेशन बनाया गया कुछ इस तरह से। तो इस तरह के कीबोर्ड में एक प्लास्टिक की कैप के नीचे एक रबर का डोम होता है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि यहाँ पे कोई कार्बन का कॉन्टेक्ट प्लेट आपको नहीं मिलेगा, पर उसकी जगह पे एक रबर का बल्ज मिलेगा। ठीक इसके नीचे दो फिल्म सर्किट के लेयर आपको मिल जाएंगे कुछ इस तरह से, जिनके बीच में एक सेपरेटर होल होगा। की दबाते ही ये रबर का बल्ज इन दो प्लेट्स को आपस में जोड़ देगा, जिससे कि सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। फर्क सिर्फ इतना है कि मेम्ब्रेन कीबोर्ड्स के मुकाबले ये ज्यादा टिकाऊ है, क्योंकि यहाँ पे रबर का यूज हो रहा है और यहाँ पे हार्ड प्लास्टिक या फिर दूसरे मेटल का यूज किया जाता था, जिससे कि हमारे फिल्म्स जल्दी खराब हो जाते थे। नाउ फायदा है ये है कि आपको मेम्ब्रेन कीबोर्ड के प्राइस में रबर डोम कीबोर्ड्स का सॉफ्टनेस मिल रहा है। यहाँ पे आजकल के जितने भी कीबोर्ड्स है सभी इसी टाइप के कीज का यूज करते हैं। अगर आप कॉम्पैक्ट कीबोर्ड्स यूज कर रहे हैं तो शायद आपको उनमें रबर डोम कीज मिल जाए। तो दोस्तों ये तो था डेस्कटॉप कीबोर्ड के कीज के बारे में। ना अब बात करते हैं लैपटॉप के कीज के बारे में। ना लैपटॉप में अगर आपने देखा होगा कि आपको कीज दो तरह के मिल जाएंगे। एक होगा ये जो कि पुराने लैपटॉप में मिल जाएगा, आपको दोनों तरफ पिरामिड की तरह एक स्लोप मिलेगा, और मॉडर्न कीबोर्ड्स जो कि बिल्कुल स्क्वायर शेप के होंगे, कुछ इस तरह के लैपटॉप के कीबोर्ड्स आपको मिल जाएंगे। ना इस तरह के कीबोर्ड्स को कहा जाता है आइलैंड टाइप कीबोर्ड्स या फिर चिकलेट कीबोर्ड्स। फंक्शनैलिटी दोनों की बिल्कुल सेम जैसी ही है। पुराने कीबोर्ड्स की अगर मैं बात करूं तो उसमें एक सीजर मैकेनिज्म होता था अंदर की तरफ कुछ इस तरह से। जी हाँ दोस्तों, एक सीजर बनाया जाता था जो इस तरह से फोल्ड हो सकता है। इस सीजर का एक पार्ट यहाँ पे अटैच्ड होता था और एक पार्ट हमारे बोर्ड के साथ अटैच्ड होता था, और दोनों दूसरे पार्ट इस तरह से स्लाइड कर सकते थे इसके ऊपर। तो जब ये हम की को दबाते हैं तो ये दो पार्ट फिक्स रहते हैं, ये बीच वाला मूव कर रोटेट करता है, और ये दो पार्ट आगे पीछे मूव करके स्विच को ऊपर नीचे करते हैं, की को ऊपर नीचे करते हैं। और ठीक इसके बीच में हमारा रबर का डोम रहता है कुछ इस तरह से सर्किट के ऊपर। नाउ ये रबर डोम इस तरह से भी फंक्शन कर सकता है और इस तरह से भी फंक्शन करता है, ये आपके मैन्युफैक्चरर के ऊपर डिपेंड करता है। नाउ आजकल के मॉडर्न कुछ चिकलेट कीबोर्ड्स में सीजर कीज आपको मिल जाएंगे, और कुछ कीबोर्ड में डायरेक्टली ये की इस तरह से किसी रबर डोम के ऊपर फिक्सचर किया हुआ होता है। इसके नीचे शायद कार्बन का कॉन्टैक्टिंग प्लेट मिल जाएगा आपको। तो इस तरह से आपके लैपटॉप के कीबोर्ड काम करते हैं। तो दोस्तों चलिए खोलते हैं इस कीबोर्ड को और देखते हैं इसके अंदर क्या है। तो दोस्तों चलिए खोलते हैं इस कीबोर्ड को और देखते हैं इसके अंदर क्या है। अगर आप कीबोर्ड के मॉडल नंबर के बारे में जानना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं, लॉजिटेक का इंटरनेट प्रो कीबोर्ड है ये, और इसका मॉडल नंबर है YSZ49। जी हाँ, तो ज़्यादातर स्क्रूज जो थे मैंने पहले ही खोल लिए हैं, यहाँ पे रखे हैं स्क्रूज। अगर इस वीडियो को देखने के बाद आप इंस्पायर होकर अपने कीबोर्ड को खोलने की कोशिश करते हैं तो मैं आपको बता दूं कि ज़्यादातर कुछ कीबोर्ड्स में पीछे स्टिकर के नीचे भी स्क्रूज होते हैं। तो अगर आपके पीछे कीबोर्ड के पीछे कोई बड़ा स्टिकर है
तो उसके नीचे भी स्क्रू हो सकते हैं, ज़रा संभाल के खोलिएगा। और दूसरी बात, मेरे पीछे कोई स्टिकर तो नहीं है, पर मेरे यहाँ पे जो रबर फिट है यहाँ पे और यहाँ पे, तो इन दोनों के नीचे 2 स्क्रूज है। एक कीबोर्ड मैं पहले भी खोल चुका हूँ, एक कीबोर्ड ख़राब हो गया था, मैंने इसको रिपेयर किया है। तो अगर वो रिपेयर वाला वीडियो आप देखना चाहते हैं तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं, मैं उसे भी अपलोड करूँगा। तो चलिए खोलते हैं इसको। ना अभी सारे के सारे स्क्रूज तो मैंने खोल दिए, पर अभी सबसे ज़्यादा सावधानी आपको बरतनी है, क्योंकि कीबोर्ड के साइड्स में जो है यहाँ पे कुछ इंटरनल लॉकिंग सिस्टम्स होते हैं। अगर आपने कभी मोबाइल खोला है या फिर रिमोट को खोला है तो आप ज़रूर जानते होंगे। तो इसके बारे में आपको बहुत ही आराम से काम करना है, बिल्कुल अमूल माचो की तरह। जी हाँ, अमूल माचो, बड़े आराम से। तो चलिए खोलते हैं इसको ना। मैंने खोला है, मुझे पता है कि ऊपर का साइड मेरा कीबोर्ड जो है वो इजीली ओपन हो जाता है और लॉकिंग जो मेरे हैं ये साइड पे है। तो इसके लिए मुझे स्क्रू ड्राइवर से इसको थोड़ा प्राई करना पड़ेगा। एक साइड खुल गया, अब दूसरे साइड पे दोस्तों कीबोर्ड हमारा खुल गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक थिन रबर डोम कीपैड्स का एक शीट लगा हुआ है कुछ इस तरह से, और ये हमारे स्विचेस हैं। तो इसको मैं अलग रख देता हूँ ना। अब जब हम इसकी बात करते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक रबर डोम्स का लेयर लगा हुआ है बिल्कुल शीट की तरह। तो मैं इसको हटा देता हूँ। इसके नीचे आप देख सकते हैं कि ग्रिड्स बने हुए हैं कुछ इस तरह के, और यहाँ पे एक छोटा सा सर्किट है। तो चलिए सर्किट को खोल के देखते हैं। ये हमारा सर्किट है, और सर्किट के अगर हटा देता हूँ तो हमें कुछ इस तरह का यहाँ पे दूसरा एक मेरे मल्टीमीडिया कीज का एक रबर डोम है। तो इसके नीचे हमें कुछ इस तरह का शीट मिलेगा, आप देख सकते हैं। इसी के बारे में बात कर रहा हूँ, यही है आपका मेम्ब्रेन शीट, जिसके अंदर 3 लेयर्स आप देख सकते हैं ना। पहला लेयर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो ग्रिड लाइन्स बने हुए हैं सब इस साइड में जा रहे हैं कुछ इस तरीके से, ऊपर से नीचे से। और दूसरे ग्रिड में अगर आप देखेंगे तो सभी के सभी जो हैं हॉरिजॉन्टल जा रहे हैं ग्रिड्स। तो ये 2 ग्रिड्स आपस में जब पॉइंट आउट होते हैं, और बीच के ग्रिड्स में आप देख सकते हैं कि होल्स बने हुए हैं ना। जब ये 2 ग्रिड्स आपस में टच होते हैं तो हमारे स्विचेस काम करते हैं, एज सिंपल एज दैट। कीबोर्ड को वेट देने के लिए नीचे की बेस पे एक मेटल प्लेट लगा हुआ है। दोस्तों यही था कीबोर्ड के अंदर क्या होता है और मेम्ब्रेन कीबोर्ड किस तरह से काम करते हैं। रबर डोम को अगर आप देखेंगे तो इसके नीचे कोई कार्बन का कोई कुछ नहीं मिलेगा, बस कोई छोटा छोटा बल्ज बना होता है यहाँ पे इस तरह से। तो जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया था बिल्कुल वैसा ही है। तो चलिए देखते हैं लैपटॉप के कीबोर्ड में क्या होता है। तो दोस्तों डेस्कटॉप कीबोर्ड्स के बाद बारी है लैपटॉप कीबोर्ड्स की। तो मैंने लैपटॉप के कीबोर्ड को पूरी तरह से पेपर से ढक दिया है ताकि कीबोर्ड पे स्क्रैच ना आए, और 3 स्विचेस को मैंने उखाड़ दिए हैं। कैसे उखाड़े हैं मैं आपको बताने नहीं वाला, क्योंकि अगर बता दिया तो आप भी अपने लैपटॉप के साथ ऐसा करने की कोशिश करेंगे। आपका लैपटॉप खराब हो गया तो आप मुझे ब्लेम करेंगे। तो बस उखाड़ा है, कैसे उखाड़ा है मैं आपको नहीं बताने वाला। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि लैपटॉप के स्विचेस के नीचे सीजर मैकेनिज्म होता है। तो अगर मैं जूम करता हूं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक सीजर जैसा सिस्टम बना हुआ है। अगर की दबता है तो ये ऊपर नीचे इस तरह से होता है। ये इस सीजर के दोनों साइड्स लॉक किए गए हैं और इस तरह से ऊपर नीचे होता है। अगर मैं सीजर को अच्छी तरीके से दिखाऊं तो सीजर कुछ इस तरह का दिखता है, ऐसे ऐसे मूव करता है। और इसके बीच का जो बीच का जो होल है, इसके अंदर रहता है हमारा कुछ इस तरह का रबर डोम, इस तरीके से।
अगर मैं की को दिखाऊं तो आप देख सकते हैं की के पीछे इस तरह से सीजर आप देख सकते हैं। तो जब की को हम दबाते हैं तो ये सीजर इस तरह से ऊपर नीचे होता है। दोस्तों ये रबर डोम पूरी तरह से इसके साथ अटैच्ड है, तो अगर मैं इसे उठाने की कोशिश करूं तो उठा नहीं सकता। इस रबर डोम के नीचे या तो आपके प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होंगे या फिर फिल्म सर्किट्स होंगे जिनसे कि रबर डोम काम करते हैं। तो दोस्तों इस तरह से लैपटॉप के कीबोर्ड काम कर सकते हैं। मैं फिर आपको सजेस्ट करूंगा अपने लैपटॉप के कीबोर्ड के साथ ऐसा बिल्कुल ना करें। अगर आप करते हैं तो आपके लैपटॉप की वारंटी वॉइड हो सकती है। दोस्तों अब तक के 5 एपिसोड्स में मैंने आपको कीबोर्ड के बारे में सब कुछ बता दिया है, पर आप ये सोच रहे होंगे कि मैकेनिकल कीबोर्ड्स के बारे में मैंने अभी तक कुछ बताया नहीं। तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अगले एपिसोड में मैं आपको मैकेनिकल कीबोर्ड्स का फंडा समझाऊंगा, बताऊंगा क्यों ये इतने महंगे होते हैं, साथ ही साथ एक्सप्लेन करूंगा आपको इन्हें लेना चाहिए या नहीं। डिटेल में बताऊंगा चेरी एमएक्स मैकेनिकल स्विचेस और दूसरे मैकेनिकल स्विचेस के बारे में, साथ ही साथ एक्सप्लेन करूंगा लेजर प्रोजेक्शन कीबोर्ड किस तरह से काम करते हैं। तो अगर आप उस वीडियो को मिस नहीं करना चाहते तो अभी अभी सब्सक्राइब का जो लाल बटन है मेरे नाम के चैनल के नाम के नीचे, उसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए कोई पैसे नहीं लगते, बस आप जब भी मैं अगला एपिसोड अपलोड करूंगा आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा मोबाइल में या मेल में। अगर आप मोबाइल में वीडियो देख रहे हैं तो बेल का जो आइकॉन है उस पर भी क्लिक कर दीजिए। नाउ वीडियोस तो आपको पसंद नहीं आते, तो अगर आपको मेरा नया शर्ट पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर इस वीडियो से आपको जरा सा भी ज्ञान या नॉलेज मिला है तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।